नमस्कार बच्चों। आज से मैं आपके लिए इस मॉडर्न कैटेगरी के प्लेलिस्ट में एक मज़ेदार भौतिकी को बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाला एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। इसके शुरुआती वीडियोज़ को मैंने नाम दिया है पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी। दरअसल कण भौतिकी हो गया, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और भी जितनी अलग अलग चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड ही हैं। तो बस यही एक सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ जिसके वीडियो बीच बीच में आप लोगों के बीच आते रहेंगे। और जो एपिसोड मैं आज बना रहा हूँ मज़ेदार, इसके बाद अगला एपिसोड कब अपलोड होगा इसके लिए आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर यह निर्धारित करेगा कितना आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, कितना इसको लाइक करते हैं और कितना चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। अगर ये सब हुआ तो मुझे मालूम चलेगा कि आप इसे कितना देख पा रहे हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ विशेष बातों की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगा, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आपको कैसा दिखता है? अगर आप ब्रह्मांड को देखने जाओगे तो यहाँ अलग अलग प्रकार के गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में कई 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 सौर मंडल आपके हैं। उन सौर मंडल में कई ग्रह हैं, तारे हैं, और फिर उनके अंदर अपन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये तो बृहद तरीके से देखने पर हुआ। पर एक बात आपके सामने आती है कि कुछ भी हो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मैटर से मिलकर बना है, पिंडों से मिलकर बना है। और अगर मैं पिंडों की चर्चा करने जाऊँ तो ये देखिए, आप इस टाइप के पिंड होंगे यहाँ पे, और इन पिंडों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े पिंड होंगे। और अगर ये बात अपन सोचने जाएं कि ये पिंड किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, जैसे कि अपना ग्रह पृथ्वी ही हो गया, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है बच्चों? तो सीधे आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये पिंड छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, चाहे वो पत्थर के हो, मिट्टी के हो, इन चीज़ों से मिलकर बना है। और भी अगर मैं डिटेल में जाने जाऊंगा तो महर्षि कणाद साहब का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सभी के सभी पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, है ना। और फिर विदेशी वैज्ञानिकों के ऊपर अपन कंसंट्रेट अपने आप को करें तो सभी के सभी कण जो हैं आपके, जो कणों से मिलकर बने हुए हैं, वो और भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं, है ना। तो जब परमाणुओं की बात आएगी तो परमाणु के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो कि कोई भी अगर एक परमाणु हुआ तो परमाणु मुख्यतः 3 प्रकार के बेसिक कणों से मिलकर बना होता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की चर्चा की जाए तो वो क्या होगा? आपका परमाणु होगा। और अगर परमाणु के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही चीज़ आप लोग अभी तक जानते हो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, और परमाणुओं का निर्माण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से हुआ है। पर मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मैं बता रहा हूँ, यही सबसे सूक्ष्म कण नहीं है। इनको भी बनाने वाले कुछ कण होते हैं और छोटे इनसे कण होते हैं, जिन कणों को आपस में मिलाने पर इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। मैं उन्हीं कणों की आपसे चर्चा करने जाऊंगा। उन कणों को अपन लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स नाम से जानते हैं, ठीक ना। जैसे कभी मैं आपको बताया रहा हूँगा या आप कहीं ना कहीं सुने रहे होंगे कि क्वार्क होते हैं, और क्वार्क के आपस में मिलने पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या किसी अन्य कण का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं, जिनके द्वारा अन्य सभी पार्टिकल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इतना लेक्चर देखने के बाद इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज़ के बारे में अपन लोग बेसिकली चर्चा करने जा रहे हैं। अब इन पार्टिकल्स के कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या इनका काम होता है, ये समझने के लिए एक बात और अपन को रिवाइज करना ज़रूरी है। कभी न कभी आप लोग, कभी न कभी क्यों,
जब आप भौतिकी को क्लासिफाइड रूप से सबसे पहले पढ़ने जाते हो तो उस समय आपको ब्रह्मांड के 4 बेसिक फोर्सेस के बारे में बताया जाता है, बलों के बारे में। जो लोग 11th के हैं या जो लोग 12th के हैं, जब आप 11th में इंडिविजुअल एक अलग सब्जेक्ट रूप में भौतिकी को सबसे पहले पढ़ते हो तो वहाँ पर पहला ही चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ भौतिकी, भौतिक जगत का परिचय होता है, वहाँ पर आपको 4 प्रकार के फोर्सेस को दिखाया गया है, जिसमें से पहला फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये देखिए, है ना। और जिनको जानकारी ना हो वो भी जान लें कि 2 ब्रह्मांड में अगर पिंड हैं तो उन पिंडों के मध्य एक बल कार्य करता है, उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और इस बल का जो मान होता है वो F = G m1m2/r² होता है, जहाँ पे G क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। m1 क्या है, जैसे मान लीजिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के मध्य, इन 2 पिंडों के मध्य देखना है, तो भाई अगर ये 2 पिंड हैं, जैसे कि मान लो पृथ्वी और सूर्य ही हुआ, तो पृथ्वी का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और सूर्य का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे शामिल m1 m2 इन दोनों पिंडों का मास है, m1 और m2, ठीक है, द्रव्यमान है। और जो बटे में r² लगा हुआ है, तो r इन दोनों पिंडों के मध्य की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F = G m1m2/r² होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अगले फोर्स की चर्चा करते हैं। दूसरा फोर्स है विद्युत चुंबकीय बल। टाइप करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इस फोर्स के बारे में बात की जाए तो आरंभिक भौतिकी में क्या होता था, इस फोर्स को 2 अलग अलग रूपों में अपन पढ़ते थे। पहला इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ठीक ना। अब चलिए बारी बारी दोनों अलग फोर्सों की अलग अलग चर्चा करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो अगर 2 चार्ज r डिस्टेंस पर रखे हैं और इनका चार्ज Q1 और Q2 है, तब इन दोनों के मध्य 2 ही प्रकार के बल लगेंगे, या तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा या तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक ना। तो आकर्षण प्रकृति का जो बल होता है आपका और जो प्रतिकर्षण होता है, यही 2 प्रकार के बल होंगे, विद्युत चुंबकीय बल। तो इन दोनों के मध्य जो भी बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, उसकी जो वैल्यू आती है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, जहाँ Q1 Q2 चार्ज है, r इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है, और 1/4πε0 को अपन कप्पा नियतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। साथ ही जो 4π तो आपको मालूम है, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई क्या है, एक कंप्लीट एंगल है ना, सॉरी पाई एंगल है एक, है ना। और ε0 जो है वो वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर कहलाती है, और इसकी भी वैल्यू 8.8 × 10⁻12 होती है, ठीक है। तो इतना ही फोर्स 2 चार्ज के बीच में लगता है। अब अगली बात जब करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दूं कि अगर 2 मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं और इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय प्राबल्य m1 m2 हो, तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स लगता है वो F = μ0/4π × m1 m2/r² होता है। भाई m1 m2 को मैं बता ही चुका हूँ, चुंबकीय जो ध्रुव आसपास रखे गए हैं उनका ध्रुव प्राबल्य है, और r दोनों ध्रुवों के मध्य की डिस्टेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो μ0 शामिल किया गया, μ0 को किसी भी वस्तु की वायु या निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक ना। और इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। जब μ0 की ये वैल्यू यहाँ पे अपन प्लेस करते हैं तो 4π से 4π कट जाता है, इसीलिए μ0/4π की वैल्यू अक्सर अपन लोग 10⁻7 रखते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के अंतर्गत आने वाले दो फोर्सेस की चर्चा हमने कर ली, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स एंड मैग्नेटिक फ़ोर्स। पर इसे एक साथ क्यों बोला गया? अगर ये जानना हो तो अपन चलते हैं इसके बेसिक बिल्कुल उसमें, कि जो चार्ज है, कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए एक किसी चीज़ की छड़ हुई, लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की, किसी भी चीज़ की हुई। इस छड़ में अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होगा और हर एक परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बाह्यतम कोश के होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर ऐसे चक्कर लगाते होंगे। अब दो ही प्रकार से लगा सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज पहला वाला चित्र, या तो क्लॉकवाइज। अब जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं भी जानते तो जान लें कि जब ये घूर्णन करते हैं नाभिक के चारों ओर, तो इनका एक मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है जिसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, ठीक ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, पर क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो ऐसा होगा, है ना। पर कभी अगर ऐसा कंडीशन बने कि जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का डायरेक्शन हुआ वो सेम है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। जब ये सेम होगा तो सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, जिससे ये सभी वेक्टर फॉर्म में इनको ऐड करने पर यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो जब पहले पढ़ा जाता था कि मैग्नेटिक फोर्स अलग से और इलेक्ट्रिक फोर्स अलग से, तब की बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों ही फोर्स, इनका जनरेशन चार्ज के कारण हो पा रहा है, और जब चार्ज से ही दोनों फोर्स निकल रहे हैं तो इसीलिए इसे एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा जाने लगा, ठीक ना। तो ये ब्रह्मांड का दूसरे प्रकार का बल हुआ। आपको एक और जानकारी देता हूँ, ये जो पहला बल आपने देखा ये बहुत ही दुर्बल बल होता है, बहुत दूरी पर कार्य करता है। देखिए ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये नीचे वाला बल आपको दिख रहा था, ये अल्प परास का बल होता है, बहुत ही कम दूरी का बल होता है। आप दो चुंबक को थोड़ी सी दूरी पर रखोगे तो आकर्षण हो रहा है, उससे थोड़ा दूर ले जाओगे तो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो बहुत ही कम परास का ये बल है, ठीक ना। पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो विद्युत चुंबकीय बल की स्ट्रेंथ गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी दूरी पर अपन रखे तो इसके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नाम मात्र के लिए लगेगा इसके ऊपर, है ना। ये पहले भी आपको दिखाया जा चुका है। तो ये दो प्रकार के बल हुए। तीसरे बल की चर्चा करते हैं अपन, और यहाँ से आपका मतलब नाभिक के अंदर के बलों की चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों ही बल जो दिख रहे हैं आपके लास्ट के तीसरा नंबर और चौथा नंबर का, ये दोनों ही नाभिक के अंदर लगने वाले बल हैं। ये बहुत ही कम दूरी पर कार्यरत होते हैं। इनका जो कोटि होता है नाभिक के त्रिज्या की कोटि का होता है, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर की, जिसे एक फर्मी भी कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि इतने से ज़्यादा अगर दूरी होने पाए जिनके मध्य ये बल लग रहा है तो ये बल आपका कार्यरत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए पहले बल की चर्चा करते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, है ना। प्रबल नाभिकीय बल की चर्चा करने जाएंगे जब अपन, तो आपको मैं बता दूं, इतना तो आप जानते ही होंगे कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, उनमें आकर्षण अट्रैक्शन होता है। और आप अभी अभी बता चुका हूँ मैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तो चलो डिस्चार्ज होते हैं, कोई उनमें चार्ज होता ही नहीं है ना, उदासीन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर तो एक ही प्रोटॉन है, कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा। परंतु हाइड्रोजन से बड़े जितने भी परमाणु हैं, है ना, हीलियम से ऊपर जितने भी हैं और जितने भी बड़े हैं, उनके अंदर एक से अधिक प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके मध्य पक्का है प्रतिकर्षण होगा। तो अगर हमारे पास एक नाभिक हुआ, उसके अंदर दो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों एक दूसरे को बाहर भेजेंगे, तो ये कभी भी नाभिक के अंदर क्या रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि कभी भी नाभिक आपका स्थायी नहीं हो सकता। और अगर नाभिक स्थायी नहीं है तो किसी भी उसका परमाणु का निर्माण कैसे हो सकता है? तो इस नाभिक के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए
एक बल कार्य करता है जो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विपरीत इसे नाभिक के अंदर बांध के रखता है ना। उसी बल को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, ये बल किसके कारण डेवलप होता है, ये जब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल को डिटेल में देखेंगे तब हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि प्रबल नाभिकीय बल क्या है। सोच के देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग फोर्स होता है और वो दो प्रोटॉनों को बाहर फेंक रहा है, नाभिक के अंदर रुकने नहीं दे रहा है। और उस फोर्स के विपरीत अपोजिट ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, उसे उसके अंदर अट्रैक्ट करके उसे बांध करके रखने का प्रयास कर रहा है। काफ़ी अमेजिंग थिंग है बेटा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स जो है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है और सबसे वीक फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों बलों में से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चौथे बल की भी चर्चा करते हैं अपन, दुर्बल नाभिकीय बल की। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये तो केवल इनका मतलब परिचय हो रहा है बच्चों आज के वीडियो में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। लेकिन आगे के वीडियोज में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि क्वांटम थ्योरी, फील्ड थ्योरी, फिर दोनों को मिला के बनी हुई क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी। मैं कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आपको इस सीरीज में नहीं दूंगा जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा। बस मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और काफ़ी अमेजिंग लगेगा, काफ़ी जादुई चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आने वाली हैं। और ये तभी अगला वीडियो बनेगा जब आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। और जितना बढ़ता जाएगा तो मुझे समझ में उससे ये आता जाएगा कि भाई आप इंटरेस्ट ले रहे हो और आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं आगे की वीडियोज अपलोड करता चला जाऊंगा। तो चलिए चर्चा करते हैं चौथे प्रकार की बल की। तो अब चलिए इसके बाद अपन लोग अगले फोर्स की भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दुर्बल नाभिकीय बल। एक्चुअल में ये फोर्स अगर मैं बोलूँ तो बीटा डीके के लिए जिम्मेदार होता है, बीटा कण क्षय के लिए। रेडियो एक्टिविटी में आप लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, या जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि बीटा डीके कैसे होता है। तो उसके लिए ये जिम्मेदार ये फोर्स होता है। तो ये दो फोर्स परमाणु के नाभिक के अंदर लगने वाले फोर्स हो गए और ये दो फोर्स बाहर के ब्रह्मांड पर हुए। और मैं आपको अगर बताने जाऊं तो इन तीन फोर्सेस का डिस्क्रिप्शन तो जो मैं अभी चर्चा आपसे किया था, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, वो करता है लेकिन इसको नहीं कर पाता है। तो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल यानी कि काल्पनिक पार्टिकल की कल्पना बस अभी की गई है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सका है अभी तक। बाकी सभी फोर्सेस के लिए जो भी कण, जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल रखते हैं, उनको खोजा जा चुका है, प्राप्त किया जा चुका है अलग अलग प्रयोगों के द्वारा। लेकिन ग्रेविटेशनल के लिए जिम्मेदार कण की खोज नहीं की गई है, उसे हम लोग ग्रेविटान कहते हैं। तो इन सभी फोर्सेस को करने के लिए जो कण लगते हैं, इन फोर्सेस को लगने के लिए जो कणों की आवश्यकता होती है, जिन कणों की एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, उन कणों की चर्चा, और साथ ही ब्रह्मांड के जितने भी मैटर बने हुए हैं उन मैटर्स को बनाने के लिए जिन कणों की आवश्यकता होती है, उन कणों को ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। और मेनली आज के वीडियो का टॉपिक यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानकारी देना है। तो आइए जल्दी से अपन देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का स्टैंडर्ड मॉडल, है ना। तो जब मैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको क्रम से जल्दी जल्दी इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसके बारे में जो भी डिटेल होगा, जो अलग अलग थ्योरीज के द्वारा हमें मिलेगा, उन थ्योरीज को अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा। तो लगभग 17 प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फर्मियॉन्स, ये जो इधर का आपको ये 3 भाग और यहाँ इतने को अपन लोग क्या बोलते हैं? फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स मेनली जिम्मेदार होता है मैटर के निर्माण के लिए। किसी भी पिंड के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका फर्मियॉन, ठीक ना। और अगला जो इसकी कैटेगरी होती है वो होती है बोसॉन्स की। और ये इधर का जो भाग है इस स्टैंडर्ड मॉडल पर, ये सभी बोसॉन का होता है, ठीक है। उम्मीद होगा आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला होता है फर्मियॉन्स, दूसरा होता है बोसॉन्स। फर्मियॉन्स मैटर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, और जो चार बलों की बात हमने की, अभी चर्चा की, उनको जनरेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? बोसॉन्स। ये बोसॉन्स कण है जो वो फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, और फर्मियॉन्स जो हुए वो होते हैं आपके किस चीज़ के लिए? मैटर के निर्माण के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले फर्मियॉन्स की चर्चा करते हैं। जो फर्मियॉन्स है उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्वार्क, और दूसरा लेप्टॉन। जो पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं ये 6 के 6 आपके क्या है? क्वार्क हैं। और जो ग्रीन कलर के डिब्बे दिख रहे हैं आपको वो सभी लेप्टॉन्स होते हैं। तो यही दो चीज़ें होती हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो क्वार्क्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना होगा तो इस वीडियो को पुश करके आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वार्क्स अपने 6 प्रकार के होते हैं। ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अप क्वार्क्स, तो उसके जस्ट नीचे आपको डाउन क्वार्क्स दिया होगा। फिर चार्म स्ट्रेंज, है ना, ऊपर चार्म नीचे स्ट्रेंज। फिर बात करें टॉप बॉटम। एक और भी चर्चा मैं आपसे यहाँ पे कर दूं कि इन सभी क्वार्क्स में ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं सबसे कोने में। सबसे ऊपर इस क्वार्क्स का मास दिया है, फिर चार्ज दिया है, फिर इसका स्पिन दिया हुआ है। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। इन्हीं से मिलकर दुनिया का समस्त मैटर बना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि अगर प्रोटॉन की बात की जाए, प्रोटॉन कैसे बना हुआ है, तो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन को बनाएंगे। यानी कि अगर एक आपके पास प्रोटॉन हुआ इतना बड़ा सा, तो प्रोटॉन किन चीज़ों से बना है? तो एक अप क्वार्क्स आएगा उसके अंदर, सॉरी 2 अप क्वार्क्स आएंगे उसके अंदर, और एक डाउन क्वार्क्स होगा। जब ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो एक प्रोटॉन आपके लिए बन जाएगा, और ये आपस में किसी भी अट्रैक्शन या किसी भी फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। और अगर एक न्यूट्रॉन की चर्चा की जाए तो एक न्यूट्रॉन का जो निर्माण होगा आपका, 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स, ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो आपका एक न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार दुनिया के जितने भी मैटर हैं वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के मिलने से आपस में बनते हैं। इसकी चर्चा भी हम आगे के एपिसोड में करेंगे डिटेल में कि किस मैटर, जो बेसिक मैटर होते हैं, किस मैटर का निर्माण किसके द्वारा होता है। किसका निर्माण क्वार्क्स के द्वारा होता है, किसका निर्माण लेप्टॉन्स के द्वारा होता है, ये हम करेंगे। फिर अगर आगे की बात करने जाएं अपन, तो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे होंगे लेप्टॉन्स, जो कई सारे हैं। इसमें से आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में मैंने शायद आपको बताया हो, नहीं बताया हो, दोबारा मैं बता दूं कि क्वार्क्स जोड़े में पाए जाते हैं। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम लेप्टॉन्स की चर्चा करने जाएंगे तो लेप्टॉन्स भी 6 होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसका मास, इसका चार्ज और इसका स्पिन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। म्यू1, टाउ1, टाउ से पढ़ा जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है। फिर इन तीनों के न्यूट्रिनो, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू1 न्यूट्रिनो, टाउ1 न्यूट्रिनो, ये 6 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने मेनली जो अपना फर्मियॉन्स कैटेगरी था उसके 12 प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जाने। इन 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, ठीक ना। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है बोसान में चलते हैं अपन। और मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं कि ये जो आपके फर्मियॉन्स हैं, मैटर के, किसी भी मैटर के निर्माण के लिए यही जिम्मेदार होते हैं, और कोई भी दुनिया का फोर्स हुआ उसको लगने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं आपके बोसान्स कण। तो आइए बोसान्स कण के बारे में अब जानते हैं।
जो अपना बोसान कण होता है ना, आपको दिख ही रहा होगा कि पहला बोसान कण है वो ग्लूऑन कहलाता है, दूसरा फोटॉन कहलाता है, तीसरा जेड बोसान, डब्लू बोसान और हिग्स। इनमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहे होंगे, इन्हें गॉसियस बोसान या वेक्टर बोसान कहा जाता है, जबकि जो हिग्स बोसान है उसे एक स्केलर बोसान कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं क्रम से केवल इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे प्रबल दुनिया का बल है, यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उसके लिए जो जिम्मेदार कण होता है वो ग्लूऑन होता है। यानी कि जब ग्लूऑन कणों का एक्सचेंज होगा तभी जाके ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई हो सकता है ना। बस आप इतना जाने रहिए कि स्ट्रांग न्यूक्लियस फोर्स के लिए ग्लूऑन जिम्मेदार होता है। जब मैं आगे के एपिसोड आएंगे उस समय दिखाऊंगा कि कैसे ये होते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा जो फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों ही फोर्स फोटान उसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर फोटानों का एक्सचेंज नहीं होगा तो ये फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा। तो उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग कण होता है वो कौन होता है जिम्मेदार? फोटान। ठीक ना। ये दो जो कण आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, जेड बोसान और डब्लू बोसान, जेड बोसान और डब्लू बोसान वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ऑरेंज कलर से जो 4 डिब्बे आपको दिख रहे हैं, इनमें से पहला स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, और बाकी के दो जो होते हैं वो आपको किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए। ठीक ना। तो 3 प्रकार के फोर्स का डिस्क्रिप्शन हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल के आधार पर बड़े आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जो चौथा फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए कोई भी कण हम नहीं खोज पाए अभी तक। तो कल्पना ये की गई कि भाई कोई ना कोई कण तो ऐसा जरूर होगा जिसके एक्सचेंज के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा, और ऐसे कण के लिए, ऐसे कण को खोजने के लिए काफ़ी प्रयोग किए गए, लेकिन ऐसे कण को अभी तक खोजा नहीं जा सका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार हो। तो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल, एक काल्पनिक कण की कल्पना की गई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिग्स बोसान। ये स्केलर बोसान भी से कहा जाता है, और हिग्स मतलब स्केलर बोसान इसकी कैटेगरी हुई, और ऐसे काल्पनिक कण को हिग्स बोसान कहा गया। साथ ही कहीं कहीं इसका नाम ग्रेविटॉन भी कहा जाता है ना। तो समझ गए होंगे कि जैसे मैंने फोर्सेस की बात की तो 3 फोर्सेस के लिए जो ज्ञात कण है वो ये 3 चारों हैं, पर जो चौथा फोर्स है उसके लिए अभी कोई कण ज्ञात नहीं है, उसके लिए हिग्स बोसान यूज किया जाता है। ठीक ना। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप एलिमेंट्री पार्टिकल जितने भी हैं उसके बारे में बड़े आसानी से आप जान गए होंगे कि फर्मियांस और बोसान होते हैं। बोसान को लगभग 5 कणों को सोचा गया है, या कि 4 को खोजा गया है, 1 को काल्पनिक रूप से सोचा गया है, और फर्मियांस 12 आपको दिख रहे होंगे, जिनकी 2 कैटेगरी है, क्वार्क्स और लेप्टॉन। जबकि बोसान्स में भी 2 कैटेगरी है, एक वेक्टर बोसान और एक स्केलर बोसान के रूप में। ठीक ना। फिर एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसी चीज़ को, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल को, तो आपको ऐसे ही मॉडल मैक्सिमम मिलेंगे, पर कुछ मॉडल ऐसे भी होंगे जिनमें इन 6 से ज़्यादा, जैसे वो क्वार्क्स में ही 6 से ज़्यादा भी आपको डिब्बे देखने को मिल जाएंगे। वो जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके केवल और केवल वो आपके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये अप क्वार्क्स हुआ तो अप क्वार्क्स का एक एंटी पार्टिकल भी होगा, उसे हम लोग अप का एंटी क्वार्क्स बोलेंगे। ठीक ना। डाउन का भी एंटी क्वार्क्स होगा, एक चार्म का भी एंटी क्वार्क्स होगा, स्ट्रेंज का भी एंटी क्वार्क्स, टॉप का भी एंटी क्वार्क्स और बॉटम का भी एंटी क्वार्क्स। इस प्रकार हर एक के एंटी क्वार्क्स उस स्टैंडर्ड मॉडल में आपको मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार लेप्टॉन्स में जो 6 थे उन सभी के एंटी पार्टिकल्स आपको उसमें मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, म्यूऑन का एंटी पार्टिकल, टावान का एंटी पार्टिकल। साथ ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आप म्यू ई से यहाँ देख रहे होंगे, जो एंटी होगा उसके ऊपर केवल यहाँ पे डैश लगा हुआ होगा। ठीक ना। म्यूऑन को आप म्यू से देख रहे हैं यहाँ पे इस चार्ट में, तो जो इसका एंटी पार्टिकल होगा उसके ऊपर डैश लगा होगा। ठीक ना।
तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी, म्यूऑन न्यूट्रिनो का एंटी और टाउआन न्यूट्रिनो का भी एंटी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं अभी तुरंत देख लीजिए, बाकी आगे के एपिसोड्स में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको रोचक लगा होगा, और अगर रोचक लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब मैं देखता हूँ कि अगला एपिसोड आपके लिए मैं कब रिलीज करता हूँ। ठीक ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।